हार बोर्ड साइंस विद्याकुल। मेरा नाम है कुलदीप और आपके लिए एक शानदार क्लास लेकर आ चुका हूं बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कल आपकी कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा है, तो उस परीक्षा के मद्देनजर मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। ज्यादा नहीं है पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको पढ़ सकते हैं। परंतु याद रखिएगा आपने जो साल भर पढ़ाई की है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ाई करनी है और बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, आराम से कर लोगे, अपने पर विश्वास रखना है। आपने जो साल भर पढ़ाई की है उसका फल आपको कल जरूर देखने मिलेगा। इसी कड़ी में कुछ आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे दिखाऊंगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ हो सकते हैं कि इनमें से भी कुछ क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाए। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। इसमें से हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन है, तो बिना किसी देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं आपके सामने बच्चों। तो ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है बच्चों, रेटिनॉल क्या कहलाता है? रेटिनॉल है क्या? तो रेटिनॉल क्या होता है? ये विटामिन ए को ही हम क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप याद रखिएगा, आप एक काम जरूर कर लीजिएगा अपनी पढ़ाई के दौरान, आप पढ़ रहे होंगे मुझे विश्वास है। तो जितने भी विटामिन होते हैं, चाहे विटामिन ए है, बी है, सी है, ई है, सबके भैया आप क्या करोगे, रासायनिक नाम जरूर पढ़ लेना। सबके रासायनिक नाम एक बार पढ़ के जरूर जाना कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको आपको जानना जरूरी है। साथ ही साथ इसी क्रम में आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं, फेफड़े की इकाई क्या होती है? आपको हर एक अंग की इकाई पता होना चाहिए। शरीर की इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। फेफड़े की इकाई क्या होती है? वायु कोश होती है, यानी कि एल्वियोलीज होती है। इसी प्रकार आपसे पूछेगा वृक्क की क्या होती है? आपको पता होना चाहिए, वृक्क की होती है नेफ्रॉन। ठीक, अगर यकृत की पूछेगा तो वहां होगी हिपैटिक सेल, हिपैटिक कोशिका। ठीक, तो ऐसे इकाइयां पूछ सकता है आपको, एक एक अंगों की इकाइयां पता होनी चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ट्रिप्सिन किसको सक्रिय करता है? तो एक काम यह है कि आप जो पाचन वाला चैप्टर है इसमें बहुत से एंजाइम है, मैं आपको एक आइडिया दिलाता चल रहा हूं कैसे आपको पढ़ना है। तो पाचन में जितने भी एंजाइम होते हैं, चाहे वो लाइपेज है, चाहे वो लाइसोजाइम है, कोई भी हो, कोई भी एंजाइम है, जितना भी आप पढ़े होंगे, सारे एंजाइम को एक बार पढ़ लेना है कौन सा एंजाइम क्या करता है। जैसे एमाइलेज जो होता है वो पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेज वसा करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का करता है। ऐसे सबको आपको एक एक पता कर लेना है कि कौन क्या काम करता है। ठीक है, तो यहाँ ट्रिप्सिन को सक्रिय कौन करता है पूछ रहा है, तो इंटेरोकाइनेज नाम का जो एंजाइम होता है वो ट्रिप्सिन को सक्रिय करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो निष्क्रिय होता है, उसको सक्रिय करने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किशोर में दांत का फॉर्मूला क्या होता है? दंत विन्यास पूछ रहा है, यानी कि दंत सूत्र पूछ रहा है। तो किशोरों में पूछ रहा है, किशोर मतलब जो 16 17 18 साल के लड़के हैं, अभी वो युवा अवस्था में नहीं पहुंचे और अब बच्चे भी नहीं रह गए हैं। अब आप जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनका होता है 2102, ये होता है दंत सूत्र किसका? ये होता है दूध के दांत का। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? ये होते हैं टोटल नंबर ऑफ टीथ 20। ठीक, अगर आप देखिए बेटा एक वयस्क में तो उसमें होता है 2123। ये कितना है? ये है एक स्थायी दांत का, यानी एक वयस्क का, जिसमें टोटल कितने हैं? 32। ठीक, लेकिन अगर बात किया जाए किसकी? अगर यहां पे बात किया जाए एक किशोर में जिसके अंदर 28 दांत होते हैं। 28 मतलब क्यों? आप जानते हैं कि लास्ट के 4 दांत निकलते हैं जब वो किशोरावस्था से युवावस्था में आ जाता है, मतलब जब उसके अकल के दांत निकल आते हैं। तो इसका दंत सूत्र होता है बच्चों 2122। तो ये है बच्चों राइट आंसर यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 2122 वाला, यही इसका सही उत्तर है। ठीक, ये है सही उत्तर। ये किसमें है? किशोर में। तो ये है किशोर के दांत का सूत्र। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? 28। सही उत्तर वहां पे बी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेफ्रॉन होता है, अभी बताया कहां होता है? नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन होती है वृक्क यानी किडनी की इकाई। तो कहां पे होगी बच्चों? वृक्क में होगा। सही उत्तर क्या है? ए है यहां पे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लाइपेज का कार्य क्या होता है? अभी बताया था ना कि आपको हर एक एंजाइम का कार्य पता होना पड़ेगा। तो इसका काम क्या होता है? लिपिड का पाचन, प्रोटीन का पाचन, दूध का पाचन, वसा का पाचन। तो भैया देखो एक्चुअल में इसका राइट आंसर क्या होगा? लिपिड। ठीक, असल में वसा और लिपिड एक ही है। ठीक, पर यहाँ लिपिड लिख लो क्योंकि लाइपेज से पता लग रहा है, असल में दोनों एक ही है, पर यहाँ पे इसको सही उत्तर करना है ए को। अगला क्वेश्चन है, सीकम किसका भाग है? ठीक, सीकम किसका भाग है? तो पाचन तंत्र वाले चैप्टर में आपसे पूछ रहा है सीकम किसका भाग है। ठीक, तो सीकम किसका भाग होता है? बड़ी आंत का भाग होता है। ठीक, तो ये
जो आपकी बड़ी आंत होती है उसके कितने भाग होते हैं, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, इनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आइए, जैसे बड़ी आंत में होते हैं सीकम, कोलोन और रेक्टम। ये क्या होते हैं बच्चों, ये 3 भाग होते हैं। तो सीकम किसका भाग है, ये बड़ी आंत का है, ये आपकी बड़ी आंत का भाग है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, यूरेसिल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है यूरेसिल क्या है। तो आप जानते हैं कि डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए दो चीज होती है। इसमें होते हैं नाइट्रोजनी बेस। तो टोटल नाइट्रोजनी बेस क्या होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, इतने होते हैं। इसमें से यूरेसिल पाया जाता है केवल आरएनए में, ये पाया जाता है ओनली इन आरएनए, और थाइमिन पाया जाता है ओनली इन डीएनए, केवल डीएनए में। बाकी ये तीनों दोनों में पाए जाते हैं, डीएनए आरएनए दोनों। और ये ए और जी को हम कहते हैं प्यूरिन, ये जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसे कहते हैं प्यूरिन। और CUT, ये जिस बिलोंग करते हैं भैया, CUT यानी कि साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये बिलोंग करते हैं पिरिमिडीन से या पायरिमिडीन से। तो आपसे पूछा है यूरेसिल क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है यूरेसिल क्या है, तो ये प्यूरिन है ना भाई, क्योंकि एडेनिन गुआनिन होते हैं। ये क्या है बच्चों, पायरिमिडीन है। सही उत्तर क्या है बच्चों, ये। ठीक, ये क्या है, ये राइट आंसर, ये पायरिमिडीन के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला, अंतः शोषण शामिल करता है इम्बिबेशन। इम्बिबेशन क्या होता है बच्चों, जब किसी लकड़ी में, सूखी लकड़ी में पानी आ जाता है जिससे वो फैल जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इम्बिबेशन कहते हैं। जैसे बरसात के दिनों में आपके दरवाजे थोड़े से बढ़ जाते हैं, पकड़ने लगते हैं कब्जे को, इसे कहते हैं इम्बिबेशन। इसमें क्या होता है बच्चों, प्रसार होता है। राइट आंसर क्या है बच्चों, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम बना होता है। क्रोमोसोम किसका बना होता है, तो क्रोमोसोम बना होता है डीएनए तथा हिस्टोन का। सही उत्तर यहाँ पे क्या है, सी है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से कौन सा एक वसा में घुलनशील है। विटामिन के बारे में पढ़ के जाना बच्चों। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वो जो वसा में घुलनशील होते हैं और वो जो कि पानी में घुलनशील होते हैं। तो इसमें से विटामिन ए जो है वो वसा में घुलनशील होता है, वसा में घुलता है, फैट सॉल्युबल होता है, पानी में नहीं घुलता है। अगला क्वेश्चन है, मानव के रुधिर का पीएच कितना होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड होता है, आप जानते हैं पीएच यानी कि कोई भी जो केमिकल है वो क्षारीय है कि अम्लीय है या उदासीन है, ये पता करने के लिए हम पीएच मान ज्ञात करते हैं। आपका जो रक्त होता है उसका पीएच मान होता है 7.4, मतलब आपका जो रक्त होता है वो कैसा है, वो है हल्का क्षारीय। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या है, ए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर एकदम ये मत समझ लेना कि इतना पढ़ लिया काम हो गया। आपने जो साल भर पढ़ाई की उसको पूरा ध्यान में रख के जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क की इकाई क्या है। अगेन क्वेश्चन है, क्या होता है, मूत्र नलिका, ग्लोमेरुलस, शुक्र नलिका, नेफ्रीडिया। तो सही उत्तर क्या है बच्चों, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया को हम क्या कहते हैं, या नेफ्रॉन या नेफ्रीडिया एक ही चीज है, ठीक है। नेफ्रीडिया है या नेफ्रॉन कहते हैं, वही क्या बच्चों इसकी इकाई है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हेनले लूप का कार्य क्या है। हेनले लूप का कार्य क्या होता है, हेनले लूप किसका भाग होता है, वृक्क नलिका का भाग होता है। डायग्राम भी याद करना है भाई आपको, डायग्राम पता होना चाहिए, आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। हार्ट का डायग्राम, वृक्क नलिका का डायग्राम, तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। थोड़ी प्रैक्टिस करके जरूर जाना कल की परीक्षा में, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। तो ये है बच्चों क्या, ये है वृक्क नलिका, और इस वृक्क नलिका के अंदर ऐसा डायग्राम होता है। तो ये जो है वृक्क नलिका, इसमें ये जो पार्ट होता है इसे कहते हैं हेनले लूप। क्या काम कर रहा है ये काम क्या कर सकता है, आप जानते हैं इसका काम क्या होता है। वृक्क नलिका का काम होता है उत्सर्जन करना, क्योंकि वृक्क का काम ही होता है। तो राइट आंसर, श्वसन, जनन, उत्सर्जन, प्रचलन में उत्सर्जन करना होता है, यानी कि बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। अगला क्वेश्चन है साथियों, मोनोसेक्राइड कौन सी है, राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो इसमें से बच्चों राइबोज क्या है, एक मोनोसेक्राइड है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है बच्चों, गन्ने का शक्कर क्या है। जो गन्ने से शक्कर मिलता है उसमें क्या क्या चीज होता है, केवल ग्लूकोज, केवल फ्रक्टोज, ग्लूकोजम फ्रक्टोज, ग्लूकोजम लैक्टोज। तो उसमें होता है बच्चों ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगर गन्ने के रस में बात किया जाए, जो गन्ने का जूस होता है, उसमें किस प्रकार की चीनी यानी कि कार्ब पाई जाती है, वो पूछ रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन है साथियों, टाइलिन एक एंजाइम मौजूद है, कहाँ है। तो टाइलिन कहाँ पाया जाता है, तो टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है आपकी लार में। तो सही उत्तर क्या है, गैस्ट्रिक रक्त, आंतरस, पित्तरस या लार में। तो डी सही उत्तर है, जो आपकी लार होती है उसी में क्या पाया जाता है, टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, जेजुनम किसका भाग है? तो याद रखना भाई, मैंने बताया था छोटी आंत बड़ी आंत दोनों के भैया नाम याद कर लो। तो ये है आपका छोटी आंत। तो छोटी आंत के भी कुछ भाग होते हैं, हिंदी में लिखता जा सकेगा। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, तीन भाग होते हैं बच्चों छोटी आंत के। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? छोटी आंत, यानी कि डी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जो आपका विटामिन ए होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है ये पूछ रहा है। थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, टोकोफिरॉल या नियासिन, क्या होता है? तो इसका नाम होता है भैया टेकोफिरॉल। तो याद रखना भैया, आपको याद रखना है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आपको सारे विटामिन के नाम याद कर लेने हैं, ठीक। साथ ही साथ आपको क्या काम करना है, अगला क्वेश्चन देखना है, दलहनी पौधों की जड़ में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? तो जो एक दाल वाला पौधा होता है, एक दलहनी पौधा जो होता है, उसमें कौन कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास या सूडोमोनास क्या पाए जाते हैं? तो दलहनी पौधे जो होते हैं साथियों, याद रखना, इस पे क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं हमेशा से। तो एक बार देख जरूर लेना, एक नज़र डाल के जाना कि क्या क्या क्वेश्चन बच सकता है। इससे क्या पूछ सकता है कि जो दाल वाले पौधे होते हैं, दलहनी पौधा क्या होता है? ऐसे पौधे जिसमें दालें होती हैं, तो उनको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, तो उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। और वो किसके द्वारा होता है? इसमें एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम करता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ये करेगा साथियों नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा राइजोबियम, ठीक। और ये बैक्टीरिया प्लस जड़ का आपस में जुड़े रहना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका सहजीवी संबंध। ये कहलाएगा साथियों सहजीवी संबंध, ठीक। चलो, तो राइट आंसर यहां पे क्या है? राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पारगति किस अवस्था में होती है? पारगति यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों क्रॉसिंग ओवर। कोशिका विभाजन चैप्टर से है, आपसे पूछा है क्रॉसिंग ओवर कब होता है? आप जानते हैं जब भी कभी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं और ऐसे क्रॉस बनाते हैं, और उसके बाद ये दोनों ही अपने अपने जीन का आदान प्रदान करते हैं। जीन का आदान प्रदान ही कहलाता है जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर, और इस अवस्था को कहते हैं बच्चों पैकीटिन। राइट आंसर यहाँ पे क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है साथियों, 70S राइबोसोम किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपके प्रोकैरियोटिक में। 70S पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, 80S पाया जाता है यूकैरियोटिक में। सही उत्तर यहाँ पे क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ स्थित रहता है? पित्त में, संवहन बंडल के बीच में, संवहन बंडल के बाहर, संवहन बंडल के अंदर। तो संवहन बंडल के बीच में क्या होते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम स्थित होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, बस इतने कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपके सामने थे। अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका मैं आपको वर्बली बता रहा हूं, आपको इसको समझना है अपनी किताबों को, अपने पुराने साल के नोट्स को देख करके। तो आपके सामने क्वेश्चन है, कुछ ही लाया हूं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको एक दिखाने के लिए। तो ये है विसरण क्या है, इन्हें उदाहरण देकर समझाइए। विसरण क्या होता है साथियों? बहुत ध्यान से सुनना। आपका जो चैप्टर है जिसका नाम है पौधों में संवहन, ठीक। तो जो पौधों में परिवहन है या पौधों में संवहन नाम, पौधों में परिवहन नाम का चैप्टर है, उसमें दिया गया है इस टॉपिक को। क्या दिया गया है कि भैया विसरण क्या होता है? जो जल के सॉरी विसरण पूछ रहा है ना, हाँ सॉरी। तो किसी पदार्थ के अणु का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है, यानी कि डिफ्यूजन कहलाता है। उदाहरण के साथ समझाइए। सिंपल बात बताओ, इसका उदाहरण पूछ रहा है तो आप बताइए कि भैया किसी कमरे में एक अगरबत्ती को सुलगाते हैं तो उस कोने पर अगरबत्ती के धुएं का या जो उसके अंदर केमिकल होते हैं उसका सांद्रता अधिक हो जाती है, और वो फिर कम सांद्रता यानी कमरे के दूसरे कोनों में भागती है, जिससे पूरा कमरा महकने लगता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, अभी पूछा है ना सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं? अभी आपको क्वेश्चन दिया था कि भैया जो दलहनी पौधे होते हैं, जो दलहनी पौधे होते हैं साथियों, उसकी जड़ में कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं राइजोबियम, ये बनाते हैं सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध क्या होता है? ध्यान से सुनना। सहजीवी संबंध ऐसा संबंध है जिसमें दो जीव साथ साथ रहे, दोनों को फायदा हो। जैसे दलहनी पौधे की जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, मतलब दलहनी पौधे को देता है नाइट्रोजन, बदले में वो पौधे से लेता है भोजन और साथ ही रहने का स्थान। बस हो गया।
अनिवार्य 5 अमीनो अम्लों के नाम लिखिए। तो भैया कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि अनिवार्य होते हैं, आपको जैव अणु चैप्टर में मिल जाएंगे। उन अमीनो एसिड का नाम बताना है जो कि बहुत जरूरी होते हैं, किसके लिए, जिसके लिए कि आपके प्रोटीन को बनाने के लिए, जैसे मिथायोनिन हो गया, ठीक है, एलानिन हो गया, ये सब क्या है, ऐसे महत्वपूर्ण आपके अमीनो एसिड है जो कि प्रोटीन के निर्माण के लिए बहुत 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 आवश्यक है। तो 20 प्रकार के होते हैं, उसमें से 5 आपको लिख लेने हैं। ये आपको मिल जाएंगे बच्चों जैव अणु चैप्टर में। विभजोतक उत्तक क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, पुष्पी पादपों का शरीर, ये चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर में जाइएगा। ये पूछ रहा है विभजोतक उत्तक क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। तो विभजोतक उत्तक ऐसे उत्तक होते हैं जिनमें लगातार कोशिका विभाजन होता है, बहुत ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है, और ये पौधे की वृद्धि करने का कार्य करते हैं। कहाँ क्या होते हैं, विभजोतक उत्तक ऐसे उत्तक हैं जो पौधे में लगातार कोशिका विभाजन करके वृद्धि करते हैं, और इनका कार्य पौधे की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाना होता है। कहाँ पाए जाते हैं, ये तने के शीर्ष पर, जड़ के शीर्ष पर और तने के चारों तरफ पाए जाते हैं, और पर्व और पर्णसंधियों के बीच में पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, विभजोतक उत्तक कहते हैं। ठीक है, जैसे एक पौधा है, उस पौधे के सबसे ऊपर वाले पार्ट में पाए जाएंगे, जड़ में पाए जाएंगे, तने के चारों तरफ पाए जाएंगे, पर्व संधि और पर्व में भी पाए जाएंगे। ठीक, मूसला जड़ तथा रेशेदार जड़ में अंतर स्पष्ट करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो पूछ रहा है कि मूसला जड़ और रेशेदार जड़ में क्या अंतर होता है। सुनो, तो मूसला जड़ क्या होती है, ऐसी जड़, सुनना, ऐसी जड़ जो कि किसमें पाई जाती है, द्विबीजपत्री में। कहाँ पाई जाती है, द्विबीजपत्री में, द्विबीजपत्री पौधे में। इसमें एक ऐसे प्राथमिक जड़ होती है जिससे निकलती है द्वितीयक जड़, और फिर निकलती है तृतीयक जड़। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मूसला जड़। क्या कहेंगे, मूसला जड़, यानी कि टैप रूट। और जितने भी एक बीजपत्री पौधे होते हैं साथियों, एक बीजपत्री पौधे होते हैं, उसमें पाई जाती है रेशेदार या झकड़ा। इसे कहते हैं बच्चों रेशेदार या झकड़ा, या इसे कहते हैं झकड़ा जड़। तो ये जो झकड़ा या रेशेदार होती है, ये किसमें पाई जाती है, एक बीजपत्री में पाई जाती है। सिंपल सी बात, दोनों में अंतर क्या होती है कि भैया द्विबीजपत्री में जो जड़ पाई जाती है उसे मूसला जड़ कहते हैं, एक बीजपत्री में जो पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे रेशेदार या झकड़ा कहते हैं। भैया इसमें एक प्राथमिक जड़ होती है और इसके चारों तरफ द्वितीयक और तृतीयक होती है। इसमें जहां पे तना अंत होता है वहीं से ढेर सारी निकल जाती है, क्या जड़ निकल आती है, मूल निकल आती है। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में अंतर स्पष्ट करें। सिंपल से क्वेश्चन पूछा है, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा क्या होता है। तो पहली बात यह है कि कॉर्डेटा के पास क्या होता है, पृष्ठ भाग में यानी कि पीठ में एक छड़ी नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। और भैया नॉन कॉर्डेटा में ये चीजें नहीं पाई जाती। कॉर्डेटा विकसित होते हैं, नॉन कॉर्डेटा विकसित नहीं होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप ऐसे आंसर दोगे। तो सिंपल से क्वेश्चन है, आपको ऐसे याद कर लेने, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। बस आपको जो साल भर पढ़ाई की है, 22 चैप्टर है साथियों, 22 में से कोई भी आ सकते हैं, तो उसकी आपको तैयारी करके जाना है। क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं, घुमा के नहीं पूछे जाते हैं। तो ये मैं आपको क्वेश्चन का एक तरीका लेकर आया हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये दिखा हुआ है। अभी देखो साथियों, आप कुछ चित्र जरूर याद कर लेना, साथ ही साथ एक काम और कर लेना कि आप कुछ चित्र को भी जरूर याद कर लेना। कुछ चित्र बच्चों, जैसे आप कुछ चित्र हैं जिनको थोड़ा बहुत देख के जरूर जाना, देख के जाना। अब ऐसा नहीं कि रात भर आपने चित्र में ही खपा दिया। जैसे आप कुछ चित्रों पे थोड़ा ध्यान दे देना, एक बार आने की संभावना है। जैसे हृदय का डायग्राम देख लेना, ठीक है, श्वसन तंत्र का डायग्राम एक बार देख लेना कैसे होता है। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं कि पूछेगा तो आप तभी बताएं। मान लो हृदय का कोई क्वेश्चन आया, डायग्राम नहीं पूछा, आप बना सकते हो, टाइम है। और इसके अलावा वृक्क नलिका यानी कि नेफ्रॉन का डायग्राम देख लेना, अभी बनाया भी था। मानव के पाचन तंत्र का डायग्राम देख लेना। ये कुछ चित्र हैं जिसको आप एक बार अपने नजर में रखना भाई, बिना इसको देखे मत जाना, एक बार देख के जरूर जाना, ताकि अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको उसका उत्तर आना चाहिए, उसका आप आंसर करने में सक्षम हो। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जान के जाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ करके जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप चित्र नहीं है पर मस्तिष्क के बारे में थोड़ा पढ़ के जाएंगे। मस्तिष्क को देख लेना भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मस्तिष्क के बारे में जरूर पढ़ लेना। या मैं सीधे आपको बोलूं, जो अंतिम के 7 चैप्टर हैं, अंतिम के 7 चैप्टर हैं साथियों, ठीक है, अंतिम के 7 चैप्टर जो हैं बच्चों, उनको देख लेना बहुत ध्यान से। ठीक, उनको बहुत ध्यान से देख करके जाना। जो अंतिम के 7 चैप्टर जिसमें है भैया ह्यूमन फिजियोलॉजी से, मानव की जो क्रियाविधि है या कार्यकी से जो चैप्टर है,
जैसे कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से बच्चों, देख के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से देख के जरूर जाना। जैसे कि आपका पाचन वाला हो गया, श्वसन वाला हो गया चैप्टर, उत्सर्जन हो गया, परिसंचरण हो गया, परिसंचरण हो गया। ठीक इसी प्रकार से श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, पाचन, इसी प्रकार से तंत्रिका, इसके अलावा गमन व संचलन, और साथ ही साथ रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। ये कुछ चैप्टर हैं जिनको आप एक बार नजर डाल के जाइएगा। रासायनिक नियंत्रण अंतिम चैप्टर जो है, इन कुछ चैप्टरों पे आप थोड़ा सा ध्यान देके जाएंगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो साथियों ये कुछ से महत्वपूर्ण टॉपिक, चाहे वो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव, चाहे चित्र हैं, या कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। तो प्यारे साथियों, मैं विश्वास करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। पढ़ाई करते रहिएगा। मिलेंगे बच्चों ऐसी शानदार क्लास में फिर से। सारे साथियों को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी आगामी परीक्षा के लिए। मन को एकदम शांत करके जाइएगा, सबको एक बार पढ़ के जाइएगा, कोई क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। तो मिलते हैं साथियों ऐसी अगली क्लास में, तब तक साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।